माइक ऑन करो। चलिए, आवाज जा रही है मेरी? आवाज सुन पा रहे हो? क्या कर रहा है? अच्छा, ठीक है। तो 2 सेशन हम लोगों ने किए थे, उनका वीडियो अपलोड नहीं हुआ है अभी, वो भी अपलोड कर दिया जाएगा। उसमें एक इतिहास का अंत पर था और एक विमेन के इश्यू पर है, और फिलॉसफी में हीगल के मैटर का कॉन्सेप्ट किसी ने पूछा था। उन सवालों को छोड़कर इतिहास का अंत वाला सवाल मान्या का था। हीगल पर सवाल पूछा था मेरा ख्याल है सौम्या खाती ने। इन सवालों का जवाब दे चुका हूं मैं, वो रिकॉर्डिंग हो चुकी है, तो वो तो अपलोड कर दिए जाएंगे। अब आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ सवाल और आए हैं जिनका जवाब मैं रिकॉर्ड करूंगा। उनके अलावा अब किया क्या है, देखिए, जैसे आपके सवाल बहुत सारे आते हैं, अभी तक गूगल मीट इसलिए नहीं किया उसमें, आगे से हम लोग गूगल मीट करेंगे। जिन सवालों का बहुत कॉन्सेप्चुअल उत्तर नहीं है, बहुत अवधारणा नहीं इन्वॉल्व है, कुछ अवधारणाएं हैं बेसिक बुनियादी किस्म की, उनका जवाब तो गूगल मीट में दे दूंगा। लेकिन जिसमें लगता है कि उसके लिए अलग से एक 20-25 मिनट का सेशन करना चाहिए, तो उन सवालों को अलग अलग रिकॉर्ड करके हम लोग डालते रहेंगे, जिससे ज्यादा बड़ा ऑडियंस का समूह उसको सुन सके। जब हम लोग गूगल मीट करके कोई 1 घंटे 1.5 घंटे का सेशन करेंगे और उसको यूट्यूब पर अपलोड करेंगे, तो ज्यादा लोग 1.5 घंटे 2 घंटे देखने में इंटरेस्टेड नहीं होते। उनको पता होगी ये फला इशू पर ये डिस्कशन हुआ है, वो इशू उनको पसंद है कि नहीं, उसके हिसाब से वो देख लेते हैं। तो ये स्ट्रक्चर होगा। दूसरा, हम लोग जो अगली बार से करेंगे उसमें फिलॉसफी को अलग कर देंगे, फिलॉसफी का डिस्कोर्स अलग कर देंगे, क्योंकि फिलॉसफी एक ऐसी चीज है जो सबकी रुचि का मामला नहीं होगा। और उसमें कई बार टेक्निकल सवाल, जैसे मैंने भी बताया कि हीगल का मैटर का कॉन्सेप्ट है, इसको आम आदमी क्यों सुनना चाहेगा, आम स्टूडेंट क्यों सुनना चाहेगा। लेकिन एथिक्स है, सोसाइटी है, कोई कॉन्टेम्परेरी डिस्कोर्स है या एसे है, इससे रिलेटेड कोई सवाल आपके दिमाग में आता है, निबंध से संबंधित कोई सवाल है आपके दिमाग में, आपके दिमाग में कोई फर्स्ट पेपर जीएस का जो है उसके सोसाइटी से रिलेटेड कोई सवाल है, या फिर एथिक्स से रिलेटेड कोई सवाल है, तो वो आप जो पूछेंगे उसके लिए अलग सेशन हम लोग ये वाला करते रहेंगे। इसका टाइम भी इस बार के बाद हम लोग फिक्स कर लेते हैं कोई, इससे पता हो कि उस दिन उस समय पर होना ही है गूगल मीट, तो आप सवालों के साथ अपने आ सके। इस बार सवाल आपका ले रहे हैं, मतलब आप सीधे पूछ सकते हैं। अगली बार से वही आप ऑनलाइन वाली मेल आईडी पे सवाल उस वीक के लिए भेज दिया कीजिए, फिर उसमें शामिल होइए गूगल मीट में और अपने सवालों का जवाब सुनिए। फायदा ये होता है जब आप पहले सवाल भेज देते हैं, तो एक तो मुझे सवाल पता होते हैं क्या सवाल आ गए हैं, उनमें कोई सवाल अगर मुझे लगता है कि टेक्निकल किस्म का है जिसका जवाब गूगल मीट के बजाय अलग से रिकॉर्डिंग करके देना चाहिए, तो उसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी और बाकी सवालों का जवाब मिल जाएगा, तो प्लानिंग करने में ज्यादा सुविधा होगी। अब आइए, जो आपके डाउट्स हों, इसमें 2 तरह के स्टूडेंट शामिल होंगे। एक जो पुराने स्टूडेंट्स हैं लेकिन जिनका पढ़ाई लिखाई का जो हमारे साथ रिश्ता था वो टूट गया, क्योंकि उनका बैच कंप्लीट हो गया। अब उनके दिमाग में डाउट्स आते हैं, पूछें कहां वो। एक तो उस तरह स्टूडेंट्स के लिए प्लेटफॉर्म होगा ये। दूसरा, जो नए स्टूडेंट्स होंगे जो कोचिंग नहीं कर रहे हैं लेकिन उनके दिमाग में डाउट्स हैं, वो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकेंगे। 1-2 सेशन हम लोग करेंगे तो उसमें उम्मीद है कि संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी लोगों को पता नहीं है कि आज गूगल मीट है। आज मैंने पूछा अभी कोचिंग में, तो उन्होंने बताया कि जो पुराने फिलॉसफी और एथिक्स के ग्रुप थे उनमें कुछ लोगों को मैसेज भेजा गया है या उस ग्रुप में डाला गया है, और 1-2 लोगों को उन्होंने और मैसेज किया है। अगली बार से मैसेजिंग प्रॉपर होगी तो मेरा ख्याल है लोग और जुड़ेंगे। अब आइए आपके सवाल जवाब पर आते हैं।
कोई सवाल जो आप पूछना चाहें। जिन लोगों ने इस डिस्कोर्स का शुरुआती वीडियो नहीं देखा, यूट्यूब पे पड़ा हुआ, उसको देख लीजिएगा कि क्या है ये कॉन्सेप्ट, क्या है। अगर कोई ऐसा भी है, इस डिस्कोर्स में आपकी कोई भी अवधारणात्मक समस्या, उसको सुलझाने की कोशिश की जाएगी। कोई सवाल आपका है? कितने लोगों को इसका कॉन्सेप्ट पहले पता था? अच्छा, उसके पहले नहीं पता था इसका कॉन्सेप्ट? कितने लोगों को पता था इसके पहले? हाँ, नमस्ते। एक बार मैं भी आपका और मैंने ना क्या था थोड़ा सा मुझे गांधी जी को संदीप आपका माइक ऑफ कर लीजिए, आपके माइक से बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है। ये सुमित सवाल पूछ ले। हाँ सुमित, पूछिए। तो गांधी जी की जो प्रासंगिकता वाला है, उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। गांधी जी को किन किन आधारों से समझ सकते हैं? एक सर्वोदय वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपके पिछले सेशन में समझ लिया है, और तस्वीर कॉन्सेप्ट समझ लिया है, और उनका आत्मा से और उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा उससे एक बार एलाबोरेट, या तो रेस्पॉन्स वाले वीडियो में वीडियो अपलोड कर दीजिए सर। कोई अगर अलग से करना तो वैसा भी। गांधी पर ना सुमित सवाल लेके आओ, क्योंकि गांधी मैं एथिक्स में जब पढ़ाता हूं या फिलॉसफी में जब पढ़ाता हूं, तो गांधी पढ़ाने में मुझे ना कम से कम 6-7 घंटे लगते हैं, कम से कम। तो गांधी का एक तो दिक्कत क्या है, गांधी में एक तो उनके सारे आइडियाज आपस में इंटरट्विन्ड हैं। 2 बेसिक पिलर हैं गांधी में, एक आदर्श समाज और एक है जीवन का आदर्श। कैसी जिंदगी जीनी चाहिए और कैसा समाज होना चाहिए। कैसा समाज होना चाहिए उसका उत्तर उन्होंने दिया है राम राज्य में, जिसको धर्म राज्य भी कहते हैं। वहां धर्म राज्य का मतलब धर्म से नहीं है, वहां धर्म राज्य का मतलब है ड्यूटी बेस्ड सोसाइटी। धर्म का मतलब ड्यूटी, कर्तव्य। और दूसरा उनका आइडिया है आदर्श जीवन कैसा होना चाहिए, उसका उत्तर उन्होंने दिया है स्वराजी। इन्हीं 2 बिंदुओं पर उनकी पूरी फिलॉसफी डेवलप होती है। स्वराजी आदमी कौन है और कैसे बनेगा, और आदर्श समाज का राम राज्य का मॉडल कैसे आएगा। आदर्श समाज की जो उनकी अवधारणा है गांधी की, वो अवधारणा है समतामूलक समाज की, इगैलिटेरियन सोसाइटी की। ऐसा समाज जिसमें सब बराबर होंगे, कामों का बंटवारा होगा, लेकिन कामों के गरिमा में अंतर नहीं होगा। और उस समाज में कोई ना उच्च होगा ना कोई निम्न होगा। लोग दूसरों के लिए, कर्तव्य के लिए अपने अपने जीवन में दूसरों के कर्तव्य को वरीयता देंगे, दूसरों के प्रति कर्तव्य को वरीयता देंगे। तो वो राइट्स वाली सोसाइटी नहीं होगी, जिसमें एंटाइटलमेंट नहीं मांगेंगे लोग, अधिकार नहीं मांगेंगे, कर्तव्य पर जाएंगे। क्योंकि किसी सामुदायिक जीवन के लिए तभी सामुदायिक जीवन चल सकता है जब कर्तव्य वहां जुड़ा हो। इसलिए शहरों में आप पाते हैं जहां हमारा कोई कर्तव्य नहीं होता, वहां व्यक्तिवादी जीवन है, वहां समुदाय नहीं बसता है। तो गांधी सामुदायिक जीवन रखना चाहते थे। सामुदायिक जीवन तभी चल सकता है जब हम लोग, हमारा जीवन एक दूसरे के साथ जुड़ा हो। मेरे जीवन का कुछ हिस्सा आप पर निर्भर हो, आपके जीवन का कुछ हिस्सा मेरे ऊपर निर्भर हो। ऐसे अलग अलग परस्पर निर्भरता से समुदाय बनता है। तो गांधी ने पहले तो समुदाय के लाभ समझाए, फिर समुदाय बनेगा कैसे उसको बताया, और फिर आदर्श समुदाय कैसा होगा। तो 3 बातें इसमें हैं। समुदाय का लाभ, समुदाय बनेगा कैसे, और समुदाय आदर्श कैसे होगा। यह गांधी का पूरा राम राज्य का कॉन्सेप्ट है। इसको अगर समझते हैं आप तो राम राज्य समझते हैं। राम राज्य पीड़ा रहित समाज होगा, उसमें पेन नहीं होगा, उसमें असमानता नहीं होगी। तो एक ही मॉडल है। दूसरा,
इस राम राज्य में जो मनुष्य रहेंगे उनके जीवन का लक्ष्य क्या होगा, आखिर वो हासिल क्या करेंगे, उनके जीवन की गुणवत्ता और विकास की संकल्पना क्या होगी, इसको गांधी ने समझाया है स्वराज से। तो ये दो बेसिक पिलर हैं, उसी के भीतर राम राज्य के भीतर गांधी की वर्ण व्यवस्था आएगी, राम राज्य की संकल्पना में सर्वोदय आएगा। राम राज्य अगर बनाना है और अभी राम राज्य है नहीं तो सत्याग्रह आएगा। उसी राम राज्य की संकल्पना में जो व्यक्तिवादी समाज है, पूंजीवादी समाज व्यक्तिवादी होते हैं, उस पूंजीवादी समाज की आलोचना आएगी। उसी में उपभोक्तावाद क्यों नहीं होना चाहिए उसकी आलोचना आएगी, क्योंकि उपभोक्तावाद होगा तो दुनिया में समानता नहीं रह जाएगी, मनुष्य की इच्छाएं असंख्य या असीमित हो जाएंगी और असीमित अनंत इच्छाओं को हम प्रकृति के संसाधनों से, सीमित संसाधनों से पूरा नहीं कर सकेंगे। और जब प्रकृति के संसाधन से अनंत इच्छाएं पूरी नहीं होंगी तो दुनिया में असमानता फैलेगी। इस तरह का गांधी का एक पूरा विजन है, जिसको आप जब सवाल पूछेंगे कि गांधी में क्या ये क्या है तो उसका जवाब तो दिया जा सकता है, लेकिन गांधी दर्शन पढ़ाया नहीं जा सकता, वो लिमिटेशन है। गांधी दर्शन पढ़ाने का मतलब जैसे मैंने कहा 5-6 घंटे, तो ये कह सकते हैं आप कि मतलब ये मेरी कमजोरी भी है। जैसे मैंने सेकुलरिज्म पढ़ाया है अपनी क्लास में, पंथ निरपेक्षतावाद, तो मेरा ख्याल है मैंने 10 घंटे में पढ़ाया है, 10 से 11 घंटे में। पर्यावरण पढ़ाया है तो करीब 14 घंटे में पढ़ाया है, 13-14 घंटे में। तो ये ना कहानियां हैं बहुत बड़ी बड़ी, पर्यावरण की कहानी। अब पर्यावरण में जाओगे तो हम लोग प्राय तुम पर्यावरण का अध्ययन ज्योग्राफी में करते हो, लेकिन पर्यावरण का ज्यादा संबंध जो आज जिस पर चर्चा हो रही, डिस्कोर्स हो रहा दुनिया में, वो ज्योग्राफी वाला नहीं है, वो कल्चर वाला है, वो नैतिकता वाला है। क्योंकि असल में जितनी पर्यावरणीय समस्याएं हैं दुनिया में, वो पर्यावरण थोड़े पैदा कर रहा है, वो मनुष्य पैदा कर रहा है। और मनुष्य किससे पैदा कर रहा है? मनुष्य पैदा कर रहा है पर्यावरण की समस्याएं अपनी संस्कृति से, अपने इकोनॉमिक मॉडल से, अपने पॉलिटिकल मॉडल से। तो अगर हमको पर्यावरण पर बात करनी तो हमको अपने पॉलिटिकल मॉडल पर बात करनी, हमको अपने कल्चर पर बात करनी, हमको अपनी नैतिकता पर बात करनी है, हमको अपनी फिलॉसफी पर बात करनी है। अगर आपका जीवन दर्शन आज, मान लीजिए आज किसी इंसान से पूछा जाए कि आपकी गुणवत्ता पर जीवन की संकल्पना क्या है, और इंसान का जवाब आए कि हमारे गुणवत्ता पर जीवन की संकल्पना वो है जिसमें हमारे जीवन में सुख हो, आप उससे दूसरा सवाल पूछिए कि आपके जीवन में सुख कहां से आएगा? वो जवाब दे कि मेरे जीवन में सुख तब आएगा जब मेरा उपभोग बढ़ेगा। आप सवाल पूछिए कि उपभोग कैसे बढ़ेगा? वो कहेगी जब मेरे पास संसाधन ज्यादा होंगे, वस्तुएं ज्यादा होंगी। आप पूछिए कि इस वस्तु और संसाधन को ज्यादा बनाने के लिए कौन सी इकोनॉमी का मॉडल चाहिए? वो कहेगा बाजारवाद। इसका मतलब जीवन की गुणवत्ता का जो आइडिया है जिसमें ज्यादा उपभोग करना है, उसके लिए ज्यादा क्रय शक्ति चाहिए और उसके बाद उसके लिए बाजारवादी अर्थव्यवस्था चाहिए। अब बाजारवादी अर्थव्यवस्था और ज्यादा उपभोग का मॉडल अगर आप लेकर आते हैं, इकोनॉमिक मॉडल, तो इसका मतलब है कि इससे पर्यावरण का क्षरण होना तय है। तो पर्यावरण का क्षरण पर्यावरण थोड़ी कर रहा है कि हम उसको ज्योग्राफी में पढ़ें। ज्योग्राफी में हम सिर्फ यह समझते हैं कि पर्यावरण के क्षरण में किस तरह के बदलाव आ रहे हैं, लेकिन वो बदलाव ला कौन रहा है? वो बदलाव ला रहा है इंसान। इंसान का क्या ला रहा है? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या कहती है? सब इक्वल हो। अब सब इक्वल हैं तो हमारी इस इक्वलिटी की नोशन ने हमारे भीतर यह पैदा कर दिया कि सबका इंटाइटलमेंट भी इक्वल होना चाहिए। तो अगर एक आदमी कार से चल रहा है तो हमारे पास भी कार होनी चाहिए। ये आइडिया सुनने में तो अच्छा लगता है कि किसी के पास कार है तो हमारे पास कार होनी चाहिए, लेकिन क्या दुनिया की 8 अरब आबादी को आप कार दे सकते हैं? अभी तो अफ्रीका, एशिया के मुल्कों में करोड़ों लोगों के पास कार नहीं पहुंची। उनके पास भी जब कार पहुंच जाएगी, क्योंकि उनके अंदर भी कार की इच्छा तो आपने पैदा कर दी है, क्या नेचर सस्टेन कर पाएगा? तो ये नैरेटिव्स हैं, बहुत सारी कहानियां हैं। पर्यावरण की नैतिक कहानी अलग है, पर्यावरण की दार्शनिक कहानी अलग है, पर्यावरण का इकोनॉमिक कहानी का मॉडल अलग है, उसका पॉलिटिकल मॉडल अलग है। जब इसको समझते हैं तो आप एक पर्यावरण की कंप्लीट पिक्चर बनती है। ऐसे ही गांधी, ऐसे अंबेडकर, ये सब अलग अलग बड़ी बड़ी कहानियां हैं। इनमें
किसी क्वेश्चन का जवाब डिस्कोर्स में दिया जा सकता है, लेकिन ये पूरी कहानी सुनाना बड़ा चैलेंजिंग काम है। तो ये कहानियां मैंने कुछ जगहों पर सुनाई है, मतलब बनाने की कोशिश की है। जैसे राष्ट्रवाद की कहानी है, शिक्षा की कहानी है, संस्कृति की कहानी है, ऐसे ही गांधी की कहानी है। क्योंकि ये सब वो मसले हैं जिनसे पूरी हमारी दुनिया का हर मामला जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब अगर आप इसके बाद गांधी पर कोई सवाल पूछे, मैंने गांधी पर आपको दो बातें समझाई कि गांधी में जितना आइडिया है वो दो बातों से निकलता है। इंसान को आइडियल सोसाइटी चाहिए और इंसान को अच्छी जिंदगी चाहिए। अच्छी जिंदगी का एक मॉडल पश्चिम लेके आ रहा था, अंग्रेज लेके आए थे। उन्होंने कहा था कि अच्छी जिंदगी वो होती है जिसमें सुख ज्यादा होता है, क्योंकि उस समय इंग्लैंड में उपयोगितावाद, यूटिलिटेरिज्म का दर्शन बहुत पॉपुलर था, जो कहा जाता था इसमें कि अच्छी जिंदगी वो है जिसमें महत्तम लोगों का महत्तम सुख हो। तो उपयोगितावाद और सुखवाद ने हमारी जिंदगी की अच्छाई को सुख से जोड़ दिया था। जितना ज्यादा सुख होगा उतनी जिंदगी अच्छी होगी। और एक दर्शन है भारत में जिसको कहते हैं चारवाक दर्शन। वो कहता है यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लो, घी पियो, एक बार देह भस्म हो गई तो दोबारा कहां आना है। तो 19वीं सेंचुरी के बाद इंग्लैंड का सुखवादी दर्शन जब दुनिया में फैला, उपभोक्तावाद फैला, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद पैदा हुआ बाजारवाद फैला, तो हम सब चारवाक बनने लगे। हम बैंक से कर्जा लेते हैं, ईएमआई पर सामान खरीदते हैं और उपभोग बढ़ाते हैं। अपनी आय से उपभोग नहीं बढ़ा पाते तो ईएमआई से खरीदते हैं कि ठीक है अभी पूरा पैसा नहीं है, थोड़ा अभी ले लो और फिर 10 साल तक देते रहेंगे, लेकिन उपभोग हमारा बढ़ाओ। गांधी ने अच्छी जिंदगी की इसी मॉडल को चैलेंज किया। उन्होंने कहा इतना उपभोग जब तुम बढ़ाना चाह रहे हो बाजार से, तो नेचर इस उपभोग के लिए तैयार नहीं है और इतना उपभोग सब लोग दुनिया में हासिल नहीं कर पाएंगे। और जो चीज सब लोग हासिल नहीं कर पाए वो मॉडल हमको नहीं अपनाना चाहिए। वही मॉडल अपनाना चाहिए जिसको सब हासिल कर पाए। इसलिए गांधी में समानता बड़ा कोर वैल्यू है। इसी से गांधी ने अच्छी जिंदगी का नोशन निकाला और इसी से गांधी ने राम राज्य का जो नोशन है उसको निकाला। राम राज्य वहां धार्मिक राज्य नहीं है। राम राज्य वो राज्य है जो समतामूलक होगा और पीड़ा रहित होगा, पेनलेस, इगैलिटेरियन। उस पर कोई सवाल होगा तो बताना, तो उसको मैं डिस्कस करूंगा। मैंने थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की कि फ्रीडम स्ट्रगल में गांधी ने जितनी बात कही है वो सब इस कारण कही है कि वो अंग्रेजों के दार्शनिक, नैतिक, आर्थिक, राजनीतिक मॉडल से अलग एक कंप्लीट दूसरा नैतिक, आर्थिक, सामाजिक जीवन की गुणवत्ता का, जिंदगी जीने का अलग मॉडल बनाना चाहते थे जो कंप्लीट हो अपने आप में। जैसे अंग्रेज कहते थे कि हमारे पास पॉलिटिकल सिस्टम में डेमोक्रेसी है, हमारे पास इकोनॉमिक सिस्टम में मार्केट इकोनॉमी है, हमारे पास एथिक्स में हेडोनिज्म या सुखवाद है, हर चीज का जवाब देते थे। वैसे गांधी जब उनका मुकाबला कर रहे हैं तो कह रहे हैं हमारे पास नैतिकता में स्वराज है, हमारे पास इकोनॉमी के मॉडल में ग्राम स्वराज है, हमारे पास सोसाइटी के मॉडल में राम राज्य है। तो गांधी हर चीज का जवाब दे रहे थे। तुम्हारे पास राज्य है, हमारे पास समाज है, हम राज्य में नहीं जाएंगे क्योंकि राज्य ताकत से चलता है और कोई भी प्रणाली जिसमें एक मनुष्य दूसरे पर ताकत इस्तेमाल करे वो नैतिक नहीं। तो पूरा इसके लिए आपको गांधीयन जो नैरेटिव है उसको समझना पड़ेगा। मोटे तौर पर मैंने ये बात बताई आपको। ऐसे मेरे दिमाग में मुझे लग रहा है जिन्होंने भी आज तक नैरेटिव सुना होगा उनके से हो गया है और हमें नहीं लगता कि कोई भी इससे पर्यावरण का कोई भी रिपोर्ट होता रहेगा तो हम उसको अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो इसको कमजोरी नहीं हो, इसको एक गलती है, इसके लिए मैं आपको बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। सर थोड़ा लीगल का परफेक्शनिज्म समझा दीजिएगा। बुक में पढ़ रहे थे सर समझ में नहीं आया। आप ही का स्टूडेंट रहे सर, आप जब तक आपके आइडिया से नहीं समझते नहीं नॉन संतुष्ट होता है नहीं। इसी के बैठ में पढ़े थे सर, लेकिन लीगल को नहीं पढ़ाए थे आपको, एक बुक में पढ़ रहा था। एक अभी वीडियो अपलोड होगा संदीप,
आज ही शाम तक हो जाएगा। उसमें इतिहास का अंत एक डिबेट है, उसको समझाया है मैंने, एंड ऑफ हिस्ट्री। उसमें भी हीगल आएगा, तो हीगल की चर्चा वहां होगी। दूसरा हीगल हम लोग करेंगे जो सौम्या खाती का सवाल है, हीगल के मैटर का कॉन्सेप्ट। तो हीगल वाला जो मसला है उसको थोड़ा अलग कर लो। अगर कोई एक प्रिसाइज सवाल तुम्हारा है तो उसको मैं ले लेता हूं, क्योंकि इस पूरे जो डिस्कोर्स में लोग बैठे हुए हैं इनमें से बहुत लोगों को हीगल का बैकग्राउंड नहीं पता है। वो फिलोसफर है, तुमको हीगल का बैकग्राउंड पता है, तो तुम्हारा सवाल जो है हीगल का बैकग्राउंड सर हमको भी नहीं पता है। अच्छा, उसमें हीगल नहीं पढ़ा है। देखो, मैं एक सामान्य समझ से बताता हूं तुमको, क्योंकि हीगल से इस बार निबंध भी आ गया, इसलिए हीगल अचानक चर्चा में आ गया है। रियल इज रैशनल, रैशनल इज रियल, ये हीगल का स्टेटमेंट है जो इस बार यूपीएससी ने निबंध में पूछा है। देखो, हीगल क्या मानता है कि हमारी दुनिया और हमारी सभ्यताएं वो वैसे ही ग्रो कर रही हैं जैसे एक बच्चा ग्रो करता है। एक छोटा सा बच्चा ले लो, जब बहुत छोटा होता है तो उसका बौद्धिक विकास नहीं हुआ है, तब वो जो सोचता है वो उस बच्चे की दुनिया के लिहाज से तो सही है, लेकिन एक वयस्क आदमी के लिए वो सही नहीं है। ठीक वैसे हमारे धर्म भी अलग अलग अवस्थाओं से गुजरे। एक हमारे धर्म का बचपन वाला स्टेज रहा होगा, एक हमारे धर्म का टीन वाला स्टेज होगा, एक एडल्टहुड वाला स्टेज होगा और एक मैच्योर स्टेज होगा। ऐसे राज्य भी हमारा बचपन से लेके राज्य, वो भी क्या हुआ होगा, राज्य बना होगा, उसको राज्य का बचपन समझ लो, जब राज्य का आइडिया आया होगा। फिर राज्य अपने टीन वाले स्टेज में आएगा, फिर राज्य मैच्योर होगा और फिर राज्य परफेक्ट होगा। तो इसका मतलब हीगल हर चीज को कैसे ट्रेस करता है, मूवमेंट से। पहले शुरुआती संस्था, फिर उसका थोड़ा डेवलप्ड स्टेज, फिर उसकी मैच्योर स्टेज और आखिरी में परफेक्ट स्टेज। अब एक बच्चे को जैसे देखो, जब वो बच्चा 3 साल का 4 साल का होता है और अपने खिलौना गाड़ी से और अपनी बंदूक से ठाए ठाए करते घूम रहा होता है, उसको लगता है कि यही दुनिया है, यही यथार्थ है। 5 साल के बच्चे की दुनिया में चॉकलेट, खिलौने, उसके कार्टून जो दिखाई देते हैं उसको, मोटू पतलू, सिंचेन, डोरेमान, यही सब उसके लिए यथार्थ है। जिस तरह की वो शैतानियां करता है वो उसको लगता है कि सब वैसी दुनिया है, वही ठीक है। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, आप उसको 18 साल की उम्र में बताइए कि तुम तो बचपन में बहुत शैतान थे, सोफे में चाकू लगा के फाड़ देते थे, तुम फोन फेंक देते थे, तो कहेगा अच्छा इतना शैतान था मैं। 18 साल की उम्र में समझ गया कि वो काम ठीक नहीं था। हीगल मानता है ऐसे ही कि दुनिया में क्या नैतिक है और क्या ठीक है, इसको डिसाइड करने का हक उनको मत दो जो अभी बचपन से गुजर रहे हैं। और मानता था कि एशिया, मिडिल ईस्ट, ये सब वो सभ्यताएं हैं जो अभी मैच्योर नहीं हुई। ईसाई धर्म, यूरोप, ये धर्म के मामले में, राज्य के मामले में, नैतिकता के मामले में ज्यादा मैच्योर स्टेज में है। इसलिए वो मानता था कि दुनिया में जब सही गलत का फैसला हो, क्या होना चाहिए, तो उसमें सबकी भागीदारी वाला मॉडल ठीक नहीं है। जैसे हम एक पिता होते हैं तो अपने बच्चे से नहीं पूछते कि तुमको किस स्कूल में पढ़ाएं। अगर बच्चे से कहें कि स्कूल में पढ़ाएं तो कहेगा हम प्ले स्कूल में जिंदगी भर पढ़ेंगे, हम जाएंगे ही नहीं इससे। उसको अपना भला नहीं पता है। बच्चे से अगर मैं बच्चे से पूछने लगूं कि क्या तुमको खाना क्या मिले, क्या खाना चाहते हो, तो क्या चाहेगा कि चॉकलेट, आइसक्रीम और नूडल्स के अलावा कुछ और खाने में दिया ही ना जाए। मैं ना हरी सब्जी खाना चाहता हूं, ना सैलेड खाना चाहता हूं, ना दाल खाना चाहता हूं, खाना ही नहीं चाहता हूं। इसका मतलब यह नहीं कि बच्चा जो चाहता है वो सही है। इसी तर्क के आधार पर हीगल डेमोक्रेसी का विरोधी था। वो मानता था ऐसा कोई भी वर्ल्ड ऑर्डर, ऐसी कोई भी नैतिकता जिसमें हर आदमी तय करेगा क्या सही वो ठीक नहीं है। सही गलत तय करने का अधिकार उनको होना चाहिए जिनकी तार्किकता विकसित हो गई, जो मैच्योर स्टेज में। इसी आधार पर उसने कहा था कि जो यूरोपियन लोग हैं
वो डिसाइड करेंगे बाकी लोगों के लिए क्या सही है। इसको माना जाता है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के समर्थक जो लोग थे, उन्होंने इसी हीगल की नैतिकता को इस्तेमाल करके भारत जैसे मुल्क पर जो कब्जा किया गया और जो भारत पर शासन कर रहे थे उसको नैतिक ठहरा दिया। उनका कहना यह था कि भारत जैसा देश जिस तरह की सामाजिक कुरीतियों से जूझ रहा है, वो सामाजिक कुरीतियां दिखाती हैं कि भारत का समाज अभी बचपन वाली अवस्था में है। इसलिए अंग्रेज ऐसा तर्क हमेशा देते थे, तुमने सुना होगा कि इंडियन लोगों को शासन करना नहीं आता, इंडियन लोगों का धर्म ट्राइबल धर्म है, कबीलाई धर्म है। ये हीगल ने कहा था कि शुरुआती धर्म है ये। अब इसमें पेड़ पौधों की पूजा होती, प्रकृति की पूजा होती। हीगल कहता है जो पेड़ पौधों की पूजा वाला धर्म है सबसे प्राकृतिक धर्म है, सबसे शुरुआती धर्म है। इसलिए भारत का धर्म प्राथमिक, भारत का समाज पिछड़ा, भारत की शासन प्रणाली पिछड़ी, तो अंग्रेजों को क्या करना चाहिए हमारे ऊपर? तब अंग्रेजों को हमारे ऊपर शासन करना चाहिए। अंग्रेज किस तरह से हो गए? अंग्रेज हमारे गार्जियन हैं, जैसे माता पिता अपने बच्चे के गार्जियन होते। इसी को क्या कहा गया? व्हाइट्स मैन बर्डन थ्योरी, कि ये तो सफेद लोगों पर बोझ है कि हमको नैतिक बनाए। जैसे एक पिता पर बोझ होता है कि अपने बच्चे को परवरिश करके उसको नैतिक बनाए, बच्चे की बात ना माने। उसी तर्क से तय हुआ कि यूरोपीय सभ्यताओं का ये दायित्व है कि वो अश्वेतों को, काले लोगों को, एशियाई लोगों को नैतिक बनाए, उनको शासन करना सिखाएं, उनको नैतिकता सिखाएं, उनको धर्म सिखाएं। इसी हीगेलियन आइडिया से साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को नैतिक बता दिया अंग्रेजों ने कि हम यहां भारतीयों को सुधारने आए हैं, सिविलाइज बनाने आए हैं। और इसी से ब्यूरोक्रेसी का आर्गुमेंट बनता है कि जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो सेवा करने के लिए नहीं होती, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में कौन लोग जाते हैं? मैच्योर लोग। कौन से लोग हैं? जो सबसे ज्यादा तार्किक लोग हैं। तो ब्यूरोक्रेट्स जनता से नहीं पूछेंगे, अशिक्षित जनता से, क्या सही क्या गलत है। ब्यूरोक्रेट्स जनता के ऊपर शासन करेंगे, क्योंकि उनको पता है सही क्या है। जैसे बच्चे के ऊपर पिता शासन करता है, बच्चे से नहीं पूछता तुम्हारी जिंदगी में क्या करूंगा मैं, तुमको क्या खिलाऊंगा, कहां पढ़ाऊंगा, कैसे रखूंगा। पिता तय करता है कि बच्चे की ग्रोथ कैसे होगी। वैसे ब्यूरोक्रेट्स का दायित्व है कि वो शासन करे जनता पर। इसी को हीगेलियन ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। ये जो ब्यूरोक्रेसी के मन में धारणा बैठी है आज भी कि हम सेवा करने के लिए करने के लिए शासन करने के लिए है, सेवा करने के लिए नहीं, इसी से सारी समस्या भारत जैसे देशों में पैदा हो रही है। क्योंकि जिस हीगलवाद पर ब्यूरोक्रेसी खड़ी हुई थी वो आज लोकतंत्र की नैतिकता बन जाने के बावजूद टूटी नहीं है। इससे ब्यूरोक्रेट्स के मन में अभी भी किसका भाव है कि वो सबसे बुद्धिमान लोग हैं और उनको निरक्षर जनता के ऊपर शासन करना है। जिस एंटाइटलमेंट से अंग्रेजों ने ब्यूरोक्रेसी बनाई थी उसी एंटाइटलमेंट को ब्यूरोक्रेट्स आज भी चाहते हैं, जबकि आज वो हीगल की नैतिकता का तर्क खारिज हो गया है। तो हीगल में तुमने सवाल पूछा है उसको मैंने संक्षेप में समझाने की कोशिश की। इसी से जुड़ा हुआ निबंध था इस बार का। सत्य यथार्थ है, यथार्थ सत्य है, रियल इज रैशनल, रैशनल इज रियल। उसमें एक बच्चे का सत्य जिसको वो यथार्थ मानता है वो उसकी रैशनलिटी पर टिका हुआ है। बच्चे का रीजन कैसा है? बच्चे का तर्क कम विकसित है, इसलिए उसका यथार्थ कम विकसित है। बच्चा बड़ा हो जाएगा, युवा बनेगा, तो उसका तर्क रैशनलिटी और डेवलप्ड होगी, तो उसका यथार्थ बदल जाएगा। 22 साल का बच्चा मोटू पतलू का कार्टून नहीं देखेगा, उसके लिए अब वो यथार्थ नहीं रह गया। परियों की कहानी नहीं सुनेगा वो। फिर जब आप और मैच्योर होंगे, वयस्क हो जाएंगे, तो आपकी तार्किकता बदलेगी, आपका यथार्थ फिर बदल जाएगा। इसी को हीगल ने कहा था रियल इज रैशनल, रैशनल इज रियल। जैसे जैसे हमारा रीजन बदलेगा, रैशनलिटी बदलेगी, हमारे लिए यथार्थ की समझ बदलती जाएगी। 19वीं शताब्दी में भारत में हमारी तार्किकता इतनी कम विकसित थी कि हम सती प्रथा को भी सही मानते थे। आज हमारी तार्किकता का विकास हो गया, सती प्रथा भी यथार्थ नहीं रह गई। इस्लाम में मान लीजिए ट्रिपल तलाक को कुछ लोग नैतिक मानते रहे हो, तो हम क्या कहेंगे इसी तर्क से, हीगलियन तर्क से, कि वो उनकी जो तार्किकता है वो भी धार्मिक जो आइडिया उससे ऊपर नहीं गई है। लेकिन वही जब उससे ऊपर चली जाएगी तो कह देंगे नहीं ट्रिपल तलाक ठीक नहीं है। ये एक दूसरी बहस का मामला है कि बीजेपी ने ट्रिपल तलाक का जो कानून खत्म किया उसका तरीका ठीक था या नहीं। लेकिन एक दूसरे तरीके से हम जैसे देखते हैं तो हम कहते हैं सती प्रथा गलत है, ट्रिपल तलाक गलत है, क्योंकि इसमें स्त्रियों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिफिकेशन है, वस्तुकरण है स्त्रियों का, उनके पास ताकत नहीं है।
तो ये जो बात है, इसी से हीगल के आइडिया को तुम समझ सकते हो कि हीगल का आइडिया एक मोशन का आइडिया है, जिसमें हमारे तर्क का विकास होता जाएगा तो हमारी दुनिया, हमारा यथार्थ बदलता जाएगा। और वो मानता था कि एक दिन ऐसा होगा कि मनुष्य तर्क में सर्वोच्च स्थिति पर पहुंच जाएगा। उस दिन जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम बनेगा, इकोनॉमिक सिस्टम बनेगा, वो दुनिया का आखिरी पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम होगा। इसी के आधार पर फ्रांसिस फुकुयामा ने घोषणा कर दी थी कि 1992 में उसने किताब लिखी एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। उसने घोषणा कर दी कि कोल्ड वॉर के पतन के बाद, कोल्ड वॉर खत्म हो गया, रूस का पतन हो गया, उसके बाद दुनिया में एक विचारधारा की जीत हो गई और वो विचारधारा अब इतिहास की अंतिम विचारधारा है। और मनुष्य उस अंतिम अवस्था में पहुंच गया जहां हीगल ने प्रेडिक्ट किया था। तो इससे वो कॉन्सेप्ट भी जुड़ा हुआ है। तो हीगल के बहुत सारे आयाम हैं। जैसे अभी सुमित ने सवाल पूछा था, हीगल भी एक कहानी है। उस कहानी में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का समर्थन भी है। उस कहानी में तुम्हारी ब्यूरोक्रेसी का भी मॉडल जुड़ता है। उसी कहानी में सत्य यथार्थ, यथार्थ सत्य निबंध भी जुड़ेगा। उसी कहानी में एशियाई धर्मों को उसने क्यों माना कि वो इंफीरियर है उनके ऊपर, ईसाई धर्म को सिविलाइज बनाने की जिम्मेवारी है। बहुत सारे उसके अलग अलग आयाम हीगल के ऐसे खुलते हैं। संक्षेप में मैंने तुमको ये बात समझाने की कोशिश की कि हीगल एक बुद्धिवादी दार्शनिक है, रैशनलिस्ट दार्शनिक है, और मानता है कि दुनिया बुद्धि से चलती है। बुद्धि पहले है, आइडिया पहले है, उसी आइडिया सब कुछ बनता है। जैसे हमारे पास जब कैमरे का आइडिया आया तब कैमरा बना, जब कैमरे की रैशनैलिटी आई तब कैमरा रियल हुआ। जब तक हमारे पास कैमरे का आइडिया नहीं था तब तक कैमरा नाम की चीज दुनिया में नहीं थी। जब राफेल जहाज का आइडिया आया तो राफेल जहाज बना। ऐसे जब लोकतंत्र का आइडिया आया तो लोकतंत्र बना। इसका मतलब आइडिया पहले, चीजें बाद में। आइडिया कैसे बनता है? बुद्धि से। तो जैसे जैसे हमारी बुद्धि विकसित होगी, इसके आइडिया विकसित होते चले जाएंगे और हमारी दुनिया भी बदलती चली जाएगी। हमारा आइडिया बदलेगा तो हमारी दुनिया बदलेगी। तो जिनका आइडिया सुपीरियर है उनके आइडिया का दुनिया पर शासन होना चाहिए, सबके आइडिया का नहीं। लोकतंत्र इसका बिल्कुल अपोजिट है। लोकतंत्र कहता है शासन में सब लोग वोट देंगे, एक बहुत बड़ा लेखक भी वोट देगा तो उसको एक मत का ही अधिकार है, और एक मजदूर वोट देगा तो उसको भी एक मत का अधिकार है। एक व्यक्ति एक मत। हीगल ऐसा नहीं। हीगल में रैशनैलिटी रूल करेगी, रैशनैलिटी तय करेगी, रैशनल आइडिया तय करेगा कि क्या होगा। तो एक तरह से हीगल एंटी डेमोक्रेटिक मॉडल है उसका। एआरसी पढ़ोगे तो उसकी गवर्नेंस वाली रिपोर्ट कहती है कि भारत में ब्यूरोक्रेसी में सुधार के लिए हमको हीगलवादी मॉडल को ध्वस्त करना पड़ेगा। ब्यूरोक्रेसी के हीगलवादी मॉडल को ध्वस्त करना पड़ेगा। बिना उसको तोड़े हम भारत की जो ब्यूरोक्रेसी है उसको सुधार नहीं पाएंगे। उसमें सुधार संभव नहीं, क्योंकि उसका मॉडल ही गलत है। जैसे कोई कह दे, जैसे दलित चिंतक कहते हैं कि बिना वर्ण व्यवस्था को तोड़े दलितों की स्थिति नहीं सुधारी जा सकती, मॉडल ही गलत है वर्ण व्यवस्था का। ठीक वैसे एआरसी कहती है कि हीगलवादी मॉडल ही गलत था और वो ब्यूरोक्रेसी उसी पर खड़ी, इसलिए ब्यूरोक्रेसी भी पूरी तरह से गलत ढांचे पर खड़ी, गलत एथिक्स पर खड़ी है। उस एथिक्स में सुधार नहीं हो सकता, उसको तोड़ना पड़ेगा, नई ब्यूरोक्रेसी गढ़नी पड़ेगी। ठीक है, इससे बात बन जाएगी। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? चलो बढ़िया। एक प्रॉब्लम था आपको। वो मैं 2020 का जो अक्टूबर बैच का इतिहास था उसी में एडमिशन लिया था। लेकिन सर उसमें पढ़ा, मैं पढ़ तो लिया हूँ, लेकिन उसमें सर जो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन था ना सर, वो नहीं हुआ था। तो क्वेश्चन आंसर लिखने में बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, तो क्वेश्चन तुम लेके आया करो। इथिक्स के हर बार एक दो क्वेश्चन लेके आओ, जिन क्वेश्चंस को तुम समझना चाहते हो। मैं एक दो क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। जैसे अभी एक सेशन हुआ है एथिक्स का, उसके क्वेश्चन में अपलोड करवा दूंगा। सर कम से कम पुराना स्टूडेंट जो है उसको जो चीज पूछ रहा है उसके लिए कुछ व्यवस्था करेंगे। देखो वो तो एक तुमने कहानी वो सुना है ना, 2 लाइन। नहीं सर, उस समय मतलब कि बैंक इंडक्ट होने वाला था, इसलिए मतलब कि बिना क्वेश्चन
पेपर डिस्कस किए बैच कर दिया गया था। नहीं नहीं, क्वेश्चन पेपर ऐसा नहीं हुआ, डिस्कस नहीं हुआ होगा। 2013, 14, 15, 3 साल का तो मुझे याद है डिस्कस किया था मैंने, और केस स्टडी मैंने सारी डिस्कस की थी। हाँ, तो पेपर में आधा हिस्सा तो केस स्टडी होता है, तो 50% तो मतलब 2013 से लेके 2020 तक की सारी केस स्टडी डिस्कस की है। हाँ, और थ्योरी वाले क्वेश्चन भी 3 साल के मैंने डिस्कस किए थे। तो ले आओ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, लिहा कर देंगे, क्या दिक्कत है। और कोई सदस्य कुछ और पूछना चाहता है? बहुत प्रॉब्लम होगा भाई, जब तुम्हारी, ये तो बिल्कुल वैसी बात है कि तुम इकोनॉमी कभी पढ़े ही नहीं और तुम कहोगे सर हमको इकोनॉमी में प्रॉब्लम हो रहा है। ज्योग्राफी में तुमने कभी ज्योग्राफी का जी भी नहीं पढ़ा और तुम कहोगे सर ज्योग्राफी में प्रॉब्लम हो रहा है। तो जो चीज तुमने कभी जिंदगी में की नहीं उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। साइकिल बचपन में चलाए थे, बिना प्रॉब्लम के सीखे थे क्या? पहले कैसे चलाए थे? कैंची ना, पहले ऐसे नीचे बैठ के चलाते हैं, फिर ऊपर आए डंडा, फिर कहते थे सीट पर आए, बड़े स्टेजेस होते थे साइकिल चलाने के, गिरे उरे तब सीख पाए। तो जो ये मॉडल है ना यूपीएससी का, उसकी तुम्हारी ट्रेनिंग नहीं है। तुम्हारी ट्रेनिंग और यूपीएससी के पेपर के नेचर के बीच कोई कंसिस्टेंसी है ही नहीं। ट्रेनिंग अभी भी तुम्हारी पढ़ाई की जो हो रही वो डिस्क्रिप्टिव फैक्चुअल पढ़ाई की ज्यादा है, और ऐसे जो पूछा जा रहा है वो धीरे धीरे फैक्चुअल से नॉन फैक्चुअल एब्स्ट्रैक्ट की ओर जा रहा है। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की अगर आदत नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वाला तुम्हारा ट्रेनिंग नहीं है, तो प्रॉब्लम आनी तय है। दो बातें गांठ बांध लो, एक तो यूपीएससी में जो उसका सीसेट है उसमें बहुत लोग फेल होते हैं, क्योंकि सीसेट में अभी भी बच्चे क्या समझते हैं कि वो रीजनिंग और मैथ्स का जो बैंकिंग एसएससी वाला मॉडल उससे कर देंगे। यूपीएससी का जो सीसेट है उसमें सीधे कोई फार्मूला फिट नहीं होता, उसका ट्रिक नहीं लगती। उसमें जब ट्रिक नहीं लगती, हमने ट्रिक ही सीखा है जहां जहां कोचिंग करते हैं, तो हम नहीं कर पाते। कॉम्प्रिहेंशन में कोई ट्रिक नहीं लगती, कॉम्प्रिहेंशन में भी अंडरस्टैंडिंग का रोल है। देखो यूपीएससी बड़ा आसान एग्जाम हो गया। अगर तुम्हारे पास अंडरस्टैंडिंग है, तुम्हारे सोच समझ का दायरा बड़ा है, तो तुम निबंध भी कर लोगे, तुम कॉम्प्रिहेंशन भी कर लोगे, तुम इथिक्स भी कर लोगे, क्योंकि सब जगह एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का रोल बढ़ रहा है, अमूर्त चिंतन का रोल बढ़ रहा है। इथिक्स में भी सवाल जो पूछे जाएंगे, स्टेटमेंट जो होते हैं, कोई मूर्त स्टेटमेंट थोड़े है, वो स्टेटमेंट एक तरह का अमूर्त चीज है। उसी तरह का सवाल निबंध में पूछा जा रहा है। उसी तरह का जो कॉम्प्रिहेंशन होता है उसमें भी भाषा और उसका जो आइडिया है कॉम्प्रिहेंशन का, उससे अगर तुम बैकग्राउंड से परिचित नहीं तो कॉम्प्रिहेंशन भाषा से थोड़े कर पाओगे। ये मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं कि मान लो आइसलैंड में हम अंग्रेजी बोलते हो, मान लो वहां के लोग अंग्रेजी में क्रिकेट की कोई न्यूज वहां के अखबार में छपवा के कि कल भारत के अंडर 19 के बच्चों ने इंग्लैंड को वर्ल्ड कप में फाइनल में हरा के वर्ल्ड कप जीत लिया, कल वर्ल्ड कप जीता इंडिया ने अंडर 19 का, और उसकी पूरी रिपोर्टिंग की हो कि राज बावा ने 5 विकेट जो लिए उसमें एक कॉट बिहाइंड था, एक एलबीडब्ल्यू था, फला इस खिलाड़ी ने जो यश दाल ने जो रन बनाए उसमें एक स्क्वायर ड्राइव था, लिख दे। अंग्रेजी पता है आइसलैंड के लोगों को, लेकिन वहां क्रिकेट नहीं खेला जाता, तो उनको स्क्वायर ड्राइव क्या होता है, स्क्वायर कट क्या होता है, स्टेट ड्राइव क्या होता है नहीं पता है। अंग्रेजी पता है, खेल नहीं पता। तो क्या होगा जब वो पढ़ेंगे उसको, पूरे स्पोर्ट्स की कवरेज को कि इंडिया के बैट्समैन ने कौन कौन से शॉट्स मारे, कैसे आउट किया, अंग्रेजी पता होने के बावजूद वो कुछ समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको क्रिकेट नहीं पता है। ठीक वैसे जो तुमसे कॉम्प्रिहेंशन में सवाल पूछे जाते हैं यूपीएससी के सीसेट में, वो तुमको क्या आता है, हिंदी आती है तुमको, अंग्रेजी आती है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट या वो कॉन्टेक्स्ट थोड़े आता है जो कॉम्प्रिहेंशन में पूछा गया है। तो जब कॉम्प्रिहेंशन में तुमको ढेर सारे कॉन्टेक्स्ट नहीं आते तो तुम सोचते हो कि उसको भाषा से हल कर दोगे। बिल्कुल वैसे जैसे मैं आइसलैंड के किसी बच्चे को पूरा पैसेज पढ़ने के बाद ना उस पर सवाल पूछूं क्रिकेट के बारे में कि वाला जो स्टेट ड्राइव मारा, अगर ये
डीप स्क्वायर लेग लगाया होता तो क्या ये आउट हो जाता, इसमें गेंद हवा में थी, या फला ये लगाया होता तो क्या आउट हो जाता, नहीं बता पाएगा वो, क्योंकि वो उतना ही पढ़ रहा है जितनी भाषा तुमने उसके सामने रखा है, उससे बात नहीं बनेगी। यहां तक कि तुम देखोगे कई बार टीवी पर हम देखते हैं, मान लो हम देख रहे हैं बेसबॉल का मैच देख रहे हैं, भारत के लोग बेसबॉल नहीं खेलते, तो मैच देखते हो 10 मिनट देखने के बावजूद टीवी पर उसको समझ नहीं पाते हो क्या हो रहा है। ठीक वैसे जब तुम कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हो तो पढ़ने के बावजूद उसको समझ नहीं पाते हो। तो ये जो समझ है ना, ये बड़ा की इंटीग्रल पार्ट है यूपीएससी का। अगर तुम्हारे पास 20-25 थीम्स की समझ है, जस्टिस की समझ है, जेंडर की समझ है, विकास की समझ है। अब जैसे सवाल इस बार आया था आत्मसंधान, सेल्फ डिस्कवरी एक तरह का विकास है। विकास के अलग अलग मॉडल है। एक मॉडल में हम विकास करते हैं, इसमें भौतिक विकास जिसको कहते हैं, और दूसरा मॉडल जो भारत वगैरह में बाजारवाद आने से पहले पॉपुलर था, वो क्या था, आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। उसी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को हम कैसे करते थे, सेल्फ डिस्कवरी से। सिद्धार्थ है, हम अपना विकास करना चाहते हैं तो राजपाट छोड़े और चले गए जंगल में, किसी पेड़ के नीचे समाधि लगा रहे हैं और अपनी आत्मा या चेतना की गुणवत्ता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत दिनों तक सभ्यता में जब तक बाजारवाद नहीं आया था, तब तक विकास का मायने भौतिक वस्तुएं जुटाना, सुख प्राप्त करना ही नहीं था। विकास के अलग डायमेंशन थे। विकास अगर पढ़ते हो टोटलिटी में, पूरी विकास की कहानी तुम पढ़ लो कहीं, कि विकास का एक मायने प्लेटो और अरस्तु के समय में ग्रीक सिविलाइजेशन में क्या था, विकास का मायने ईसाइयों के आने के बाद क्या बदला, विकास का इस्लाम में क्या मायने है, विकास का इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद क्या मायने हुआ, विकास का अमर्त्य सेन का क्या मायने है, विकास का मार्क्स का क्या मायने है, विकास का सन्यासियों का क्या मायने है। एक थीम बन गई। इस तरह की कुछ थीम्स तुमको यूपीएससी के एसे को उसको समझ के, एक थीम वो सत्य पर सवाल पूछते हैं, एक विकास पर पूछते हैं, ऐसे 10-12 थीम तुमको आइडेंटिफाई करके उन पर अपनी कुछ स्टोरी या कुछ समझ बनानी पड़ेगी। उस पर जब तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बनेगी तो इस तरह के एसे को करने की क्षमता तुम्हारी बढ़ जाएगी। तो जो फिलोसॉफिकल एसे जिसको कह रहे हो, वो तभी हल होंगे जब पहले तुम्हारे पास, जैसे इतिहास पढ़ते हो, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, उसमें पूरे कहानी है कि दुनिया कैसे बदली। जैसे इतिहास में घटनाओं से दुनिया बदली है, वैसे फिलॉसफी में आइडियाज से दुनिया बदली। फिलॉसफी का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज, हिस्ट्री ऑफ आइडियाज। दर्शन और कुछ नहीं, मनुष्य के विचारों के विकास का इतिहास है। उसको समझोगे तो पाओगे कि हमारी दुनिया में एक समय ऐसा आइडिया भी डोमिनेंट था भारत जैसे राज्यों में, कि इंसान को अपने जिंदगी के सबसे आखिरी अवस्था में वानप्रस्थ और संन्यास लेकर आत्मसंधान की प्रक्रिया में चले जाना चाहिए था। 50 साल, 25 साल जियो विद्या अध्ययन के लिए, 25 से 50 साल जियो सुख भोगने के लिए। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा संन्यास। वानप्रस्थ और संन्यास क्या था? वानप्रस्थ और संन्यास था सेल्फ डिस्कवरी, कि जाओ, अभी तक समाज के लिए जी रहे थे, पत्नी बच्चों के लिए जी रहे थे, अब तुम अपने लिए जियो संन्यास लेके, पता करो कि क्या सही क्या गलत है। नैतिक सवालों का हल ढूंढो, अपनी आत्मा को प्यूरिफाई करो, अपनी चेतना को प्यूरिफाई करो। यहां आत्मा का मतलब कोई अमर चीज नहीं है, आत्मा मतलब चेतना। पशुओं से हम इसलिए अलग हैं क्योंकि हमारे पास एक सुपीरियर चेतना है। पशु ऐसी भाषा नहीं बोल सकते जैसे मैं बोल रहा हूं, कृत्रिम भाषा है। पशु केवल प्राकृतिक भाषा बोल सकते हैं। पशु लोकतंत्र नहीं बना सकते, शरीर उनके पास भी है, हम लोकतंत्र बना सकते हैं। पशु इकोनॉमी का मॉडल नहीं कर सकते, हम इकोनॉमी का मॉडल कर सकते हैं। किसने गढ़ा इकोनॉमी का मॉडल, ये राजनीति में लोकतंत्र और तमाम बातें? ये गढ़ा हमारी चेतना ने। किस चेतना ने? विकसित चेतना ने। इसका मतलब इंसान के इतिहास में उसकी भौतिक उपलब्धियों के साथ साथ उसकी चेतना का भी विकास हुआ है। इसी चेतना के विकास को आध्यात्मिक विकास कहा जाता है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। इसके लिए भारत में प्रणाली थी कि 50 साल के बाद आप चेतना के विकास करने के लिए निकल जाइए, हर आदमी निकले। ये केवल विचारकों का काम नहीं है कि कुछ विचारक पता लगाएं कि क्या सही क्या गलत है। हर आदमी को सही गलत की अपनी समझ होनी चाहिए। तो इस तरह के जो आइडियाज हैं, इनको जब समझोगे, जो अभी मैंने सुमित के सवाल के जवाब में कहा था कि देखिए, पूरी जो विषय है, हम इनके तथ्यात्मक पार्ट को पढ़ते हैं। हम विषयों के पीछे की पूरी जो कहानियां हैं, नरेशन है, उनको नहीं पढ़ते।
और हमारी किसी कोचिंग के मॉडल में ये नहीं। अच्छा, ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश मीडियम का बच्चा जब यूपीएससी को क्रैक करता है तो कैसे क्रैक करता है? उसके पास कुछ स्किल है। कौन है इंग्लिश मीडियम के ज्यादातर स्टूडेंट्स जो क्रैक कर रहे हैं यूपीएससी? इंजीनियर्स के पास क्या है? सुपीरियर आईक्यू, थोड़ा ज्यादा बेहतर आईक्यू, प्रेजेंटेशन स्किल, जैसे मैंने बार बार कहा कि पीपीटी मॉडल में वो प्रेजेंटेशन वगैरह देते हैं, प्रेजेंटेशन स्किल है उनके पास जो इस एग्जाम के लिए जरूरी है, कम शब्दों में बात कहना। तीसरा एग्जाम बार बार देना, सेमेस्टर बार बार देना, उससे एग्जाम की आदत। सवाल कैसे पूछे जाते हैं बड़े बड़े इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में? आईआईटी का एग्जांपल मैंने दिया है कई बार, खड़गपुर आईआईटी का दिया कि वहां गूगल भी कर लो, किताब भी रख लो, सवाल नहीं फंसेगा जो पेपर में पूछा गया है। तो उनको अनसीन सवाल करने की भी आदत है। फिर साथ में आजकल आईआईटीज में इतिहास भी पढ़ना पड़ रहा है इंजीनियरिंग के साथ, इकोनॉमी भी पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, तो उनकी ह्यूमैनिटीज की समझ भी बेहतर है। तो आईआईटी या इंजीनियरिंग करके जो अच्छे बच्चे आ रहे हैं उनको आईक्यू का लाभ मिल रहा है, सुपीरियर प्रेजेंटेशन स्किल का लाभ मिल रहा है, उनको ह्यूमैनिटीज के नॉलेज का लाभ मिल रहा है, उनको बार बार एग्जाम लिखने के कारण, इतने एग्जाम देने के कारण एग्जाम लिखने की आदत ज्यादा है। अब इस सब के साथ जब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी सिस्टम से निकले उनके साथ मुकाबला करते हैं तो यूनिवर्सिटी सिस्टम वाले बच्चे का मुकाबला करने के लिए उनके पास तीर ज्यादा है। तो तुम कैसे मुकाबला कर सकते हो उनका? तुम्हारे मुकाबला करने का जो सबसे बेहतर तरीका हो सकता है वो यही हो सकता है कि आप अंडरस्टैंडिंग ढेर सारी पैदा करें, जिससे निबंध में, एथिक्स में, इंटरव्यू में जहां 25-25 नंबर का आपको घाटा हो रहा है, इन जगहों पर आप उनके बराबर बात कर सके। यह जब होगा तब पेरिटी आएगी। बिल्कुल राम रावण की लड़ाई जैसा हो गया। रावण जो है मायावी था, आसमान में जाकर रथ से तीर मार रहा था, और रामचंद्र की कहानी में राम पैदल टहल रहे हैं। भले भगवान होगे तुम, पैदल टहल के कैसे लड़ोगे? इंद्र ने कहा हम रथ भेज रहे हैं अपना। वैसे आज के स्टूडेंट्स को इंद्र के रथ की तरह अलग अलग स्टोरीज और अलग अलग नरेशंस चाहिए। ये नैरेटिव्स अगर नहीं बनेंगे तो इंग्लिश मीडियम का जो स्टूडेंट है, खासतौर पे इंजीनियर, क्योंकि 70% इंजीनियर से सिलेक्ट हो रहे हैं यूपीएससी में, उनका मुकाबला करना मुश्किल है, क्योंकि उनके पास 3-4 चीजें हैं जो इस एग्जाम के मांग के हिसाब से सूट कर रही हैं। ह्यूमैनिटीज का विद्यार्थी पहले क्यों सिलेक्ट होता था यूपीएससी में? क्योंकि इतिहास, संस्कृति, कला, इसके सवालों में उसको एडवांटेज मिला हुआ था। वो एडवांटेज भी खत्म हो गया, क्योंकि सवाल पूछे जाते हैं छोटे छोटे, 15 नंबर का सवाल है, 10 नंबर का सवाल है, 100 शब्द 150 शब्द लिख पाओगे। उसमें पॉइंट में जितना इंजीनियर लिख लेता है, अंडरस्टैंडिंग भले उसकी बहुत गहरी नहीं हो, लेकिन पॉइंट्स में अपनी बात कह लेता है। तो ह्यूमैनिटीज का बच्चा जिसको यूनिवर्सिटी में 600 वर्ड्स में आंसर लिखने की आदत है, उसका स्ट्रेंथ कहां है? छोटे आंसर में नहीं, बड़े आंसर में। बड़े आंसर तुम कहां लिख सकते हो? एथिक्स में। कहां लिख सकते हो? निबंध में। तो तुमको बड़े आंसर वाले जगहों पर अपने आप को और मजबूत करना है, और वो बड़े आंसर मजबूत तब होंगे जब तुम्हारा ये जो मैंने नैरेटिव की बात की है, इसकी ज्यादा क्लैरिटी होगी, इस पे ज्यादा तुम मजबूत होगे, तब ये काम कर सकोगे। अच्छा, 2 लोग जो ये हैं, इनके अलावा कोई और कुछ पूछना चाहता है? संदीप और सुमित, इनके अलावा? तो अगर सारे डिफरेंस की सहमति ना तो सबसे डिफरेंस के डिफरेंट मायने आप हर एक वीडियो 15 मिनट के लिए डिस्कस कर देंगे तो एक मेरे पास कंप्लीटली जो है ऐसा क्या है, तो मुझे ज़्यादा किताबों की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके लिए और कम समय में देखो, एक जो प्रॉब्लम है ये भी समझो सुमित, जिस बात को मैं समझा रहा हूं कि जो संभव नहीं वो तुम कह रहे हो। जैसे मैंने क्या कहा है, किसी भी चीज का ना यूपीएससी में जो अंडरस्टैंडिंग है, मैं एक एग्जांपल और देता हूं, इससे बात समझ पाओगे। एक सिनेमा है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, 3 घंटे का मान लो सिनेमा है। मैं कहूं कि सुमित 3 घंटे का सिनेमा देख लो और उसके बाद दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से सवाल आएगा। तुम कहो कि सर सिनेमा क्या देखें, मार्केट में इसका 1.5 पेज का नोट्स बिक रहा है,
सिनेमा देखने में 3 घंटा लगेगा। जो इसका 1.5 पेज का नोट्स है उसमें सब लिखा है कि एक राज था, एक सिमरन थी, सिमरन के पिताजी इंग्लैंड में स्टोर चलाते थे, सिमरन और राज दोनों कॉलेज के ट्रिप पर गए, वहां दोनों मिले, मिलने पर दोनों को पता नहीं चला कि प्यार हो गया। जब दोनों लौटे तो उनको नींद आनी बंद हो गई। जब दोनों को नींद आनी बंद हो गई तो उनको लगा पता नहीं क्या हो रहा है। फिर थोड़ा और एनालिसिस किया तो पता चला प्यार हो गया। और उसके बाद की पूरी स्टोरी है। अब उसमें तुमको जो नोट्स बनाया गया उसमें शुरुआत में इंट्रोडक्शन ऐसा छोटा सा लिख दिया गया कि इसमें मुख्य पात्र सिमरन, राज, सिमरन के पिताजी, राज के पिताजी, पंजाब का एक गांव, इंग्लैंड का शहर लंदन, ये मुख्य चीजें हैं। फिर कहा गया ये लव स्टोरी है राज और सिमरन के बीच, और उसके बाद उसमें मुख्य घटनाएं और मुख्य पात्रों के बारे में बता दिया गया 2 पेज में। तुमने पढ़ लिया, फिल्म नहीं देखी तुमने, पढ़ लिया। आज पढ़ा उससे सवाल तो आज इस साल आया नहीं, मान लो उससे सवाल आया 2 साल बाद। अब जो तुमने 2 पेज पढ़ रखा है, चूंकि तुम्हारे दिमाग में कोई स्टोरी नहीं है तो 2 पेज कुछ दिन बाद भूल गए, क्योंकि तुम हर साल नई नई चीज पढ़ोगे। हर साल अखबार नया छपेगा, हर साल मैगजीन नई छपेगी, नई नई चीज ले आना है। पुराना जो तुमने पढ़ रखा हो धुधला होता जाएगा। अब 2 साल बाद जो तुमने सिमरन राज की कहानी पढ़ी तो उससे सवाल आ गया कि सिमरन और राज दोनों में से पंजाब पहले कौन आया था? सिमरन पहले आई थी कि राज पहले आया था? तुम भूल गए, पता नहीं पहले कौन आया था। लेकिन मान लो इसकी जगह तुमने ये 1.5 पेज का नोट्स पढ़ने की जगह तुमने 3 घंटे का सिनेमा देख लिया होता। सिनेमा देखने में 3 घंटा लगता, टाइम काफी लगता। लेकिन जब तुमने 3 घंटे का सिनेमा देखा होता, अब 5 साल बाद भी सवाल आ जाए। अब सिनेमा तुमने देखा तो उसमें हर एक घटना तुमको याद आ गई, क्योंकि उस घटना में सीक्वेंस है, उस घटना में कॉन्टिन्यूटी है, उस घटना में कहीं जंप नहीं है, उस घटना में लॉजिकल कनेक्टिविटी है, और वो पूरी कहानी तुम्हारे दिमाग में बैठ गई। अब 6 साल बाद, 5 साल बाद भी सवाल पूछ लिया गया कि सिमरन राज में कौन आया था पहले, तुमको याद आ गया कि तो सिमरन के पिताजी थे जो पंजाब लेके चले आए थे उसको, तब उनके पीछे पीछे राज शाहरुख खान आया था, काजोल पहले आ गई थी। तो जो इस एग्जाम की चैलेंज है वो क्या है सुमित, समझो इसको। एग्जाम का चैलेंज है कि मैं तुमको सत्य का कोई मायने आज समझा ही दूं किसी एक डिस्कोर्स में 15 मिनट में। क्या 2 साल बाद जब निबंध में सत्य का ये सवाल पूछा जाएगा तो सत्य का जो मायने तुमने आज समझा होगा याद रहेगा तुमको? तुम उसका इस्तेमाल कर पाओगे? गांधी पर ही मान लो मैंने कह दिया कि स्वराज और रामराज्य 2 आइडिया इसका है, क्या तुम इस बात को 2 साल बाद भी याद रख पाओगे? तो जब तुम किसी बात को बिना कॉन्टेक्स्ट के सुनते हो, यूपीएससी के बच्चों की सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम यही है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने फैक्ट्स खूब जुटाने शुरू कर दिए हिंदी मीडियम के बच्चों ने। जब वो फेल हो रहे हैं तो उनको लग रहा है कि यार घबराहट पैदा हो रही। उस घबराहट में क्या करें, और पढ़ रहे हैं, और क्या पढ़ रहे हैं, और फैक्ट्स पढ़ रहे हैं, और कॉन्टेक्स्ट सारे हटाते जा रहे हैं। और क्या पढ़ रहे हैं, ज्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का नोट्स, मैगजीन्स, गाइड, जो सारी चीजें उसी तरह से हैं जैसे डीडीएलजी का कोई 1.5 पेज का नोट्स बना के आपको दे दे। कहा जा रहा है कि एनसीईआरटी मत पढ़ो, उसकी जगह कुछ पढ़ लो, उसमें सार है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का सार बिल्कुल वैसे जैसे डीडीएलजी का 1.5 पेज का नोट्स। जैसे जैसे आप ये करते जा रहे हैं वैसे वैसे आप शॉर्टकट में जा रहे हैं हर चीज के। शॉर्टकट तुमको सूट नहीं करेगा, शॉर्टकट इंजीनियर को सूट करेगा। इंजीनियर इस परीक्षा में बहुत सारी स्किल्स के साथ आ रहा है, वो शॉर्टकट के साथ जाएगा तो उसकी स्किल तुमसे सुपीरियर, इसलिए स्किल की बेसिस पर तुमसे इस एग्जाम में बढ़त ले लेगा। तुम्हारा तो एकमात्र उपाय ही है केवल पहले अंडरस्टैंडिंग का डोमेन बड़ा करना, सोचने समझने एनालिसिस का पावर पैदा करना, जो दुर्भाग्य से यूनिवर्सिटी सिस्टम नहीं पैदा कर रहा है। वहां हम 10 सवाल पढ़ते, 5 लिख के उसमें डिग्री ले लेते हैं, तो वो पैदा करना पड़ेगा। और तब तुम इस मुकाबले में जब उसके साथ आओगे तो थोड़ी पैरिटी बन चुकी होगी। तो ये तो नहीं होगा कि बराबर इंग्लिश मीडियम के बराबर क्वालिफाई करने लगेंगे बच्चे, लेकिन ये जरूर होगा कि हिंदी मीडियम के या नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग जिनका आईक्यू सुपीरियर नहीं है, आईक्यू में मुकाबला नहीं कर पाएंगे आईआईटी के बच्चे का, लेकिन उनकी एनालिसिस पर पावर, उनकी रीजनिंग की पावर थोड़ी ह्यूमैनिटीज की बेहतर हो गई, क्योंकि वो कहानियां जानते हैं।
तो मैं तुम्हारी मांग तो पूरी कर दूंगा, लेकिन उस मांग से तुमको लाभ क्या होगा वो मुझे नहीं पता। वो मुझे लगता है कि कोई दूरगामी लाभ तुमको नहीं मिलेगा। मैं फिलॉसफी पढ़ाता हूं, अगर मैं 2 बैच में 2 साल फिलॉसफी ना पढ़ाऊं और तीसरे साल में पढ़ाने उतरूं तो मुझे ही बहुत सारी चीजें याद नहीं आएंगी। जब मैं लगातार उसको पढ़ाता हूं ना तो मेरा जो पढ़ाने का स्किल है, जो कॉन्सेप्ट नए नए जनरेट करने की क्षमता बढ़ती जाती है। ये एथिक्स में भी होता है, हर अगले बैच में एथिक्स के मैं थोड़ी बात बेहतर कर लेता हूं। तो जो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, इसके साथ यही प्रॉब्लम है कि बिना कॉन्टेक्स्ट के, बिना उसको माजे, बिना उसकी प्रैक्टिस किए, जैसे भाषा की तरह है। अंग्रेजी भाषा तुम हिंदी भाषी मूलता हो अगर मान लो, और अंग्रेजी भाषा तुमने कुछ दिन सीख ली, फिर उसको बोलना बंद कर दो, 4 साल मत बोलो, जो याद किए तो भी भूल जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। तो सत्य यथार्थ में बता दूंगा भाई। सर जो एससी का नया बैच आ रहा है तो उसमें कुछ फिलोसॉफिकल थीम करवाइएगा या पुराना बनाइएगा? दोनों करवाएंगे, फिलोसॉफिकल थीम भी करवाएंगे और ये भी करवाएंगे। मेरा बैच समाप्त हो गया, लेकिन कुछ फिलोसॉफिकल थीम एक्स्ट्रा में करवाइएगा तो अच्छा ठीक है, हाँ करवाएंगे। तुमने कितनी क्लास की थी ऐसे में? कल्चर तक का जो ऐसे का लेक्चर था सितंबर 2020 के बैच में 50 क्लास के आसपास होगा लगभग उसमें, मेरा ख्याल है। उसमें क्लास बहुत ज्यादा हो गई थी, 50 क्लास हो गई थी वैसे ही, 20-22 क्लास क्या कि हम लोगों ने शुरू किया था इसलिए। क्लास हो गया था, मैं तो सोच रहा था कि मैं कुछ फिलोसॉफिकल थिंग के लिए अलग से ही बैच स्टार्ट कर दूं। सोचता हूँ इसको। नहीं, अरे ऐसा नहीं कि मेरे पास बटन है कोई मैं दबाऊंगा और अगले दिन शुरू हो जाएगा। उसमें पढ़ाने में भी ना एक जोन होता है, उसमें जाना पड़ता है और वैसा सोचना होता है। ये बात तो आपको बहुत दिन से करना चाह रहा था, लेकिन आपको मतलब कि इधर से आज बहुत दिन के बाद कांटेक्ट हुआ। हाँ, इसीलिए कहा ही कांटेक्ट होता रहे, बीच बीच में हाल चाल मिलता रहे। स्टूडेंट ठीक है, सोचता नहीं तो पूरा, नहीं तो अगर जो उसमें तो बहुत ज्यादा हो जाएगा सर, अगर जो उसमें करवाइएगा तो उसी में फिर से एडमिशन ले लीजिए। अरे नहीं नहीं, तो एडमिशन लेने की जरूरत नहीं तुमको अब। नहीं लेकिन कौन किया था मैं तो बोले कि उससे तो एडमिशन लेना पड़ेगा, तो बोले कि एडमिशन नहीं होगा तो कुछ नया पढ़ाया नहीं। नहीं, वो करवा दूंगा, मैं कुछ करवा दूंगा। हाँ भाई, और 2 लोगों के अलावा कोई और चर्चा में शामिल होगा? बाकी सब श्रोता हैं केवल? हाँ सुरेंद्र। ये तो और मुश्किल मैंने समझ लिया भाई। कॉग्निटिव तो थोड़ा आसान भी था, इसको समझने में गए तो तुम थरूर बन गए, बिल्कुल शशि थरूर वाला टर्न ढूंढ के ले आए। देखो, एक शब्द के मीनिंग के साथ ये दिक्कत तो है सुरेंद्र कि तुम फिलॉसफी में हो। अच्छा, विटगेन्स्टाइन पढ़ा है? हाँ, तो मतलब विटगेन्स्टाइन का मैंने जिक्र इसलिए किया कि टर्म का कोई एक मीनिंग तो होता नहीं है, तुम भी जानते हो। टर्म मीनिंग लेता है अपने कॉन्टेक्स्ट से। जो नए साथी हैं उनके लिए ये मैं जो जिक्र कर रहा हूं उसको समझ पाए वो। हम लोग चर्चा कर रहे हैं एक शब्द के मायने पर।
और मैंने जो पहला उत्तर दिया वो सुरेंद्र को ये दिया कि किसी शब्द का कोई एक मायने नहीं होता। ये इसको जानते हैं क्योंकि फिलॉसफी के स्टूडेंट हैं। शब्दों के मायने उनके संदर्भों से बनते हैं। एक ही शब्द को अलग अलग संदर्भ में यूज कीजिए, अलग अलग मायने होते हैं। जैसे एक आदमी मान लो बोले अपने राजा को बचाओ, ये वाक्य बोले कब? जब लड़ाई चल रही। उसका मतलब होगा कि जो तुम्हारे देश का शासक है उसको बचाओ। और यही वाक्य बोले चेस खेलते समय, तो उसका मतलब होगा अपने जो तुम्हारा एक गुटी है, मोहर है, वो जो तुम चेस में चल रहे हो उसको बचाओ। ऐसे ही एक एग्जांपल मैं देता हूं अक्सर, ईद का चांद। ईद का उम्मीद है, ईद का त्योहार आने वाला है और किसी मौलवी ने, मुफ्ती ने अनाउंस किया कि ईद का चांद दिख गया। अभी ईद का चांद दिखा, छत पे गया था, ईद का चांद दिखा। उसका मतलब होगा कि वाकई चंद्रमा दिखा। और एक लड़का बहुत दिन से छत पे जा रहा है, पड़ोस में किसी को देखना चाहता है, दिख नहीं रही बहुत दिन से, और एक दिन वो कहे कि अरे आज ईद का चांद दिखा। उसका मतलब होगा कि बगल के छत पे किसी का बहुत दिन से इंतजार कर रहा था, वो निकली तो उसने कहा आज ईद का चांद दिखा। दोनों का मायने बिल्कुल अलग अलग है। तो जो मायने की दिक्कत है वो ये है कि किसी भी टर्म का आप कभी भी कोई भी एक एग्जैक्ट मायने नहीं निकाल सकते। जैसे ईद का चांद का एक मायने होगा जिस चंद्रमा को देख के हम ईद के त्योहार का पता लगाते, और ईद के चांद का दूसरा मायने होगा बहुत कम दिखने वाली छत पर कोई लड़की आज या लड़का बगल की छत पर दिखा और हमने कह दिया ईद का चांद निकला है। कॉग्निटिव के भी ऐसे बहुत सारे मायने हैं। जब हम कहते हैं कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन हुआ, तो उसका मतलब होता है हमारे ज्ञान के ढांचे, हमारे सोचने का तरीका बदल गया। हम एक तरीके से, जैसे मान लीजिए, सपोज करिए एक समय दुनिया ये मानती रही कि सारा ज्ञान अनुभव से आता है, या इससे भी परे जाइए, एक समय मान लीजिए दुनिया मानती रही कि सारा ज्ञान धर्म की किताब से आता है। धर्म में, किताब में जो लिखा वही ज्ञान है। और किसी दिन कॉपरनिकस साहब आए और वो कह दें कि धर्म की किताब में जो बाइबल में लिखा वो बात गलत है, और वो प्रूफ कर दे कि धर्म की किताबों को, जिनको हम मानते थे कि वो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, इनफेलेबल है, अकाट्य हैं, त्रुटि रहित हैं, उनकी बातें गलत निकली। और मान लीजिए कॉपरनिकस जैसे आदमी ने ज्ञान का एक नया मॉडल रख दिया कि अब आप इस किताब से नहीं, आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो वैसे प्राप्त कीजिए। और इंसान ने उसकी बात पर यकीन कर लिया और उसने ज्ञान के अपने तरीके को आस्था से हटा के मान लीजिए तर्क पर ले आया हो कि ज्ञान आस्था से नहीं, किताब पढ़ने से नहीं, बल्कि ज्ञान तर्क से मिलता है। तो वहां से क्या होगा? वहां से मानव का समाज, उसकी नैतिकता, उसकी राजनीति सब बदल जाएगी, क्योंकि पहले की उसकी समाज, उसकी नैतिकता, उसकी राजनीति का आधार किताब रही होगी। रामचरितमानस, वेद, कुरान, बाइबल, जिसके आधार पर मानता था कि नैतिक क्या है, अनैतिक क्या है। लेकिन जिस दिन उसने समझ लिया कि किताब में लिखी गई बात ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो तर्क से आता है, अब क्या करेगा? अब वो नैतिकता गढ़ेगा तर्क से, राजनीति बनाएगा तर्क से, इकोनॉमी का मॉडल गढ़ेगा तर्क से। तो क्या हो गया? पूरी दुनिया बदल जाएगी। कैसे बदली? क्योंकि उसके ज्ञान का तरीका बदल गया। तो हम क्या कहेंगे? कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन हो गया। सेपियंस में जब कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन की बात हो रही है तो इस संदर्भ में हो रही है कि एक समय इंसान जो है वो भाषा नहीं जानता था, कृत्रिम जैसी भाषा हम आज बोलते हैं। सेपियंस के दिमाग में कुछ घटा, उससे उनके जो सोचने और ज्ञान प्राप्त करने का तरीका, उसके पूरे मेथड में बदलाव आ गया। और उसी के बाद जो सेपियंस हैं, इन्होंने अलग किस्म की जटिल भाषा बनाना शुरू कर दिया। इनके कम्युनिकेशन का मेथड बदल गया, संप्रेषण का मेथड बदल गया। संप्रेषण का मेथड बना तो बहुत बड़े बड़े ग्रुप बनने लगे, क्योंकि हमारे जितने समुदाय बनते हैं संप्रेषण से बनते हैं, कम्युनिकेशन से बनते हैं। अगर इंसान जैसी भाषा का इस्तेमाल करता है ऐसा ना कर पाता तो ग्रुप ना बनता। जैसे गूगल का ग्रुप जो आज बना है गूगल मीट में, कैसे बना है? क्योंकि मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूं अपनी बात। अगर मेरे पास इतनी जटिल भाषा ना होती और तुम मेरी बात ना समझ पाते तो ग्रुप ना बन पाता। इसका मतलब कभी इंसानों की भाषा के स्तर पर ऐसा रिवॉल्यूशन हुआ
जिस रिवोल्यूशन में हम प्राकृतिक भाषा, जो शुरुआती कुछ सिंबल्स वाली भाषा थी, उससे अचानक जटिल भाषा में चले गए और जटिल कृत्रिम भाषा में जाते ही हमारी दुनिया बिल्कुल बदल गई। यह भी कॉग्निटिव रिवोल्यूशन है। तो कॉग्निटिव रिवोल्यूशन का मतलब कोई भी ऐसी क्रांति हो सकती है जिससे हमारे सोचने, समझने, हमारे ज्ञान प्राप्त करने, इनके तरीके में क्रांतिकारी बदलाव आ गया। तो अब ये तो कॉग्निटिव का एक संदर्भ हो गया। अगर वो सेपियंस वाला है, अगर वो कॉपरनिकस वाला है, तो एक संदर्भ हो गया। अब जब हम कहते हैं कि हमारा एटीट्यूड हमारे कॉग्निटिव कंपोनेंट पर डिपेंड करता है, जब आप एटीट्यूड पढ़ेंगे एथिक्स में, वहां भी कॉग्निटिव टर्म आता है। हमारा एटीट्यूड 3 चीजों से बनता है। इसको कहते हैं ट्राईपार्टाइट मॉडल ऑफ एटीट्यूड। एक उसका कंपोनेंट होता है नॉलेज, बिलीफ, दूसरा कंपोनेंट होता है इमोशन, तीसरा कंपोनेंट होता है बिहेवियर। जब हमारा कोई आवृत्ति होती है, एटीट्यूड होता है, तो उसमें एक बात होती है हम सोचते कैसा हैं, दूसरी बात होती है हमारे इमोशंस कैसे हैं, और तीसरी बात होती है हम व्यवहार कैसा करते हैं। किसी चीज के प्रति हमारा विश्वास, उसके प्रति हमारे संवेग और उसके प्रति हमारी क्रिया, इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं एटीट्यूड बनता है हमारा। वहां कॉग्निटिव का मतलब है जिन विश्वासों से आप संचालित होते हैं। एक धार्मिक आदमी, एक मौलवी जो किसी मस्जिद का मौलवी है, और दूसरा आदमी जो नास्तिक है, उन दोनों की दुनिया में क्यों अंतर है? क्योंकि उन दोनों के विश्वासों में अंतर है। तो अंतर कहां से? कॉग्निटिव मामले में अंतर है। एक मौलवी मानता है कि जिंदगी इसलिए जीनी है क्योंकि ये जो जिंदगी छोटी है, इसके बाद एक लंबी जिंदगी आएगी, उस लंबी जिंदगी में मैं जन्नत जा सकता हूं, और जन्नत जाऊंगा या नहीं जाऊंगा इसका फैसला अल्लाह या खुदा कयामत के दिन करेगा। कयामत के दिन ली गई परीक्षा में अगर मैं पास होऊंगा तो मैं जन्नत जाऊंगा, और वहां मैं फिर हमेशा हमेशा के लिए सुख भोगूंगा। यह विश्वास, यह कॉग्निशन, यह ज्ञान उसका क्या करता है? उसकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करता है। वो धर्म के अलावा किसी बात को मानेगा नहीं, क्योंकि उसको लगेगा कि धर्म से इतर कोई बात मानेंगे तो जन्नत जाने का हमारा टिकट कट जाएगा, हमारे जन्नत जाने की चांसेस खत्म हो जाएंगे, इसलिए उसके अलावा कोई बात नहीं मानता। दूसरा आदमी जो नास्तिक है, जो इस जीवन के बाद दूसरे जीवन की कल्पना में यकीन ही नहीं करता है, वो धर्म की किताब की तरफ देखता ही नहीं, कुरान, वेद, गीता इनको छूता ही नहीं, क्योंकि समझता है कि ये जन्नत वन्नत हमने कहीं नहीं देखी, कोई नहीं जानता, कोई नहीं गया आज तक, सब केवल कयास लगाते हैं। ऐसे आदमी के ज्ञान का तरीका क्या है? जिस चीज का प्रमाण नहीं वो ज्ञान नहीं। जन्नत का प्रमाण नहीं इसलिए जन्नत ज्ञान नहीं, इसलिए उसके जीने का ढंग बिल्कुल अलग होगा। वो कुरान में लिखी गई, बाइबल में लिखी गई, गीता में लिखी गई हर बात का उल्टा कर सकता है, क्योंकि दोनों के कॉग्निशन अलग अलग है। तो कॉग्निशन का मतलब बिलीफ से भी हो सकता है, कॉग्निशन का मतलब किसी ज्ञान के तरीके से भी हो सकता है। यह डिपेंड करेगा कि कॉग्निशन वर्ड का इस्तेमाल कहां किया गया है, उस संदर्भ से। जैसे मैंने एटीट्यूड में दिखाया, एटीट्यूड में कॉग्निशन का मतलब होता है बिलीफ, और कॉग्निटिव रिवोल्यूशन में कॉग्निशन का मतलब होता है ज्ञान का ढांचा, ज्ञान प्राप्त करने का तरीका। इन सब में जो कोई आपका बदलाव आया वो उसका मोटा मायने ज्ञान है। जैसे कॉग्निटिव एबिलिटी कह दे मान लो, तो इसका मतलब है ज्ञान प्राप्त करने की हमारी क्षमता। कॉग्निटिव मेथड कह दे तो इसका मतलब है ज्ञान प्राप्त करने के तरीके। जैसे अनुभव ज्ञान प्राप्त करने का एक तरीका, बुद्धि ज्ञान प्राप्त करने का दूसरा तरीका, ये कॉग्निटिव मेथड्स हो गए। तो कॉग्निटिव शब्द को जिसके साथ लगाएंगे आप ना, सुंदर, मैं सुंदर शब्द बोलूं क्या समझोगे? कुछ नहीं समझोगे। लेकिन मैं कहूं सुंदर लड़की, सुंदर लड़का, सुंदर फूल, तो उसका मायने अलग अलग होता जाएगा। मैं कह दूं सुंदर दुनिया, सुंदर कविता, अब सुंदर कविता और सुंदर फूल में कुछ भी कॉमन नहीं, दोनों अलग अलग बात है। तो वैसे ही कॉग्निटिव का ज्यादा क्लियर और प्रिसाइज मीनिंग तब मिलेगा जब आप उसके कॉन्टेक्स्ट को ढूंढ लेंगे। अदरवाइज कॉग्निटिव का मतलब है वो बात जो कुछ ज्ञान से जुड़ी हुई है। ज्ञान से जुड़ी हुई किसी भी बात को हम कॉग्निटिव कहते हैं। एनीथिंग विच इज रिलेटेड विद नॉलेज इज कॉग्निटिव। इसके तो मेरे ख्याल से ज्ञान के
नहीं, ज्ञान तो वहां भी है भाई। अगर एक आदमी को आप उसको शुरुआती ज्ञान नहीं देते तो स्किल सीखने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लेकिन स्किल सीखने से पहले उस स्किल का ज्ञान देना पड़ता है। दो तरह के नॉलेज होते हैं, नोइंग दैट एंड नोइंग हाउ। जानना क्या और जानना कैसे। जानना क्या, जैसे मैं कहता हूं आई नो दैट 2 + 2 = 4, मैं जानता हूं कि 2 + 2 = 4 होता है, ये नोइंग दैट है। नोइंग दैट, जानना की। आई नो दैट 2 + 2 = 4, आई नो दैट ट्राइंगल इज 3-साइडेड फिगर, मैं जानता हूं त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी आकृति है। ये जानना क्या है। लेकिन अगर मैं कहूं कि आई नो हाउ टू स्विम, मैं जानता हूं कि तैरा कैसे जाता है, तो तैरा कैसे जाता है यह केवल तैरने का नियम जानना नहीं है। तैरने का नियम जानने का मतलब तो सिर्फ इतना जानना है कि तुम अपने बाहर से ज्यादा पानी हटाओगे तो तैरोगे। नोइंग हाउ में हम स्किल सीखते हैं। तो नॉलेज के भी कई वेराइटीज हैं। नोइंग दैट, नोइंग हाउ, दो प्रोमिनेंट वेराइटी है उसकी। ठीक है, तो कॉग्निटिव स्किल की जब बात होती तो नोइंग हाउ की बात होती है। एक सवाल कोई और मैं देख लेता हूं जिन्होंने पूछ रखा है कुछ, शायद प्री को लेकर थोड़ा सा स्ट्रेटजी बता दीजिए, जिससे आपने कुछ वीडियो यूट्यूब पर डाला था प्लीज। तो यूट्यूब पे जो वीडियो डाला था उसको आपने देखा वैभव? अच्छा, उससे बात नहीं बन रही है। इलिमिनेशन टेक्निक्स की बात की है उसमें मैंने कहा प्रीलिम्स जब तक आप इलिमिनेशन टेक्निक्स नहीं सीखेंगे तब तक नहीं कर पाएंगे। कोई भी स्टूडेंट ये सोचता है अगर कि वो ज्ञान बढ़ा के प्रीलिम्स क्रैक कर लेगा तो गलतफहमी का शिकार है। ज्ञान बढ़ा के हर साल आप 30, 35, 40, 42, 45 क्वेश्चन तक पहुंचेंगे। जो 5 अतिरिक्त क्वेश्चन चाहिए उनको करने के लिए आपको ज्ञान के अलावा उस स्किल सीखने की जरूरत है जिससे हम पता करते हैं क्या गलत है। 2 तरीके सवाल हल करते हैं, क्या सही है और दूसरा क्या सही नहीं, क्या गलत है। जब हम गलत को इलिमिनेट करना सीख जाते हैं तो भी हम कई बार सवालों का जवाब निकाल लेते हैं। उसी इलिमिनेशन टेक्निक का मैंने 3-4 एग्जांपल दिया था जब पीटी वाला क्लास लिया था। वो कॉन्टेक्चुअल इलिमिनेशन, लिंग्विस्टिक इलिमिनेशन, अलग अलग टेक्निक्स हैं उसकी। भाषा से हम कैसे, जैसे कोडाई कनाल वाला एग्जांपल दिया था कि पूछा गया कौन सी इसमें से मानव निर्मित नहर है। कनाल शब्द ही सूचित कर रहा है कि कनाल नहर होती बनाई, सॉरी कौन सी मानव निर्मित झील है। तो वहां लिखा है मान लीजिए कोडाई कनाल, तो मैंने कहा था कि इसको आप शब्द देख के जान सकते हैं। कनाल नहर को कहते हैं और नहर बनाई जाती, इसका मतलब कोडाई कनाल मानव निर्मित हो जाएगी। इससे आप क्या कर सकते हैं, सवाल में उसको एलिमिनेट कर सकते हैं या उसको शामिल कर सकते हैं। तो जितनी भाषा पे आप प्रैक्टिस करते हैं उससे ये लिंग्विस्टिक एलिमिनेशन सीखते हैं आप। ऐसे कॉन्टेक्चुअल एलिमिनेशन बताया था, तो कहा था अलग अलग एलिमिनेशन की स्किल पर, अलग अलग एलिमिनेशन के टाइप पर प्रैक्टिस कीजिए। जितनी प्रैक्टिस आप पढ़ाई पर करते हैं नया तथ्य जुटाने में, वैसे ही कुछ प्रैक्टिस आप एलिमिनेशन टेक्निक्स पर कीजिए। अगर आप उसको करते हैं तो आप, मेरा ख्याल है कि उससे आपको फायदा मिलेगा। इस पर प्रीलिम्स पर कोई सेशन लेना, उसके लिए फिर से तैयारी करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा, सवाल पिछले निकालने पड़ेंगे, उसका एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा, तब पढ़ाना पड़ेगा ना। देखो प्रीलिम्स मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन मैं ये यूपीएससी के एग्जाम से जुड़े रहने के कारण ये जानता हूं कि प्रीलिम्स लोगों का क्यों नहीं निकलता है। वो मुझे एक आइडिया उसका है, और मैं वो समझता हूं कि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट प्रीलिम्स के लिए ज्यादा पढ़ता है। ज्यादातर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स 26, 27, 28 साल के हैं। इंजीनियर्स 23, 24 साल में सेलेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब इंजीनियर आया, इंजीनियरिंग करके 2 साल पढ़ा, 3 साल पढ़ा, आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया। हिंदी मीडियम का स्टूडेंट 27 साल का हो गया, 6 साल से प्रीलिम्स पढ़ रहा है, तब भी प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है। इसका मतलब ये ज्यादा पढ़ने का मामला नहीं। ज्यादा पढ़ने के मामले में तुम देखोगे औसत आयु हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की ज्यादा है।
फिर भी वो ज्यादा आयु लगाने के बावजूद मेंस की तैयारी भी नहीं करते हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, प्रीलिम्स ही पढ़ते रहते हैं 4-5 साल। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की कोचिंग का ड्यूरेशन भी लंबा है, 17-18 महीने की कोचिंग, इंग्लिश मीडियम में 5-6 महीने, 7 महीने, 8 महीने कोचिंग है। तो कोचिंग हिंदी मीडियम का बच्चा ज्यादा कर रहा है, गाइड हिंदी मीडियम के बच्चे के पास ज्यादा इकट्ठा कमरे में पाओगे, आयु उसकी ज्यादा हो गई है पढ़ते पढ़ते, मेंस नहीं लिखा, प्रीलिम्स पर ही सारा समय लगा रहा है, फिर भी प्रीलिम्स पर क्रैक नहीं कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि प्रीलिम्स का लेना देना फैक्चुअल कंटेंट का डोमेन या परास बढ़ाने से नहीं है। पहले तो ये बात कन्विक्शन के साथ आपके दिमाग में आनी चाहिए। अगर ये नहीं आएगी तो लाख में कोई उपाय बता दूं, आप नहीं कर पाएंगे प्रीलिम्स क्रैक। जब हम समझते हैं कि हमारे पढ़ने के मॉडल में गलती है, क्योंकि इस तरह की पढ़ाई करने वाले हजारों लाखों बच्चे फेल कर रहे हैं, तब हम पहली बार ये मान पाते हैं, एडमिट कर पाते हैं कि हमको कुछ सीखने की जरूरत है। और तब हम दूसरे मेथड पर जाते हैं कि अच्छा अब ये गलत मॉडल था तो सही क्या हो सकता है। फिर तब हम ढूंढते हैं, और फिर ढूंढने के बाद हम देखते हैं कि जो हम सोच रहे हैं मॉडल की इलिमिनेशन से हम सवाल हल करेंगे, उसको पिछले ईयर्स के पेपर पर अप्लाई करके देखें, उससे अपनी स्किल माजें और देखें कि क्या बात बन रही क्या। जब बात बनने लगे तो इसका मतलब है इस नए मॉडल को अब अप्लाई करने का समय आ गया है। तो कई स्टेजेस है, देखो आपकी साइकोलॉजिकल जो चेंज होता है ना, बड़ा मुश्किल होता है। ढर्रे पे काम करना सबसे आसान है, आपको आदत होती है, जैसे हमको खाने की आदत है। नॉर्थ इंडियन आदमी है, रोज दाल खाएंगे, तुअर की दाल खाएंगे, अरहर की दाल खाएंगे, रोज खाते हैं, आदत पड़ गई, चेंज ही नहीं करते। वैसे ही पढ़ाई की एक आदत पकड़ लेते हैं, हम फेल होते जाते हैं लेकिन उस आदत को चेंज नहीं करते। कोचिंग वोचिंग में भी किसी सुनते हैं, 10 मिनट 20 मिनट सुना, वो अपील करती बात, लेकिन आप उससे आदत नहीं चेंज करते। ठीक वैसे जैसे एक सिगरेट पीने वाले आदमी को समझाइए, बैठाइए अपने पास, खूब समझाइए, बहुत खतरनाक है यार, बहुत लोगों को कैंसर होता है, डेटा दीजिए कि इस बार टोबैको से कितने लोगों को कैंसर हो गया। 20 मिनट खूब कन्विंस हो जाएगा आपसे, लेकिन शाम में फिर सिगरेट निकालेगा, पीने लगेगा, क्योंकि उसको सिगरेट पीने की आदत पड़ चुकी है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को कोचिंग की आदत पड़ चुकी है, 18 महीने कोचिंग की आदत पड़ चुकी है, इनको ज्यादा पढ़ने की आदत पड़ चुकी है। वो सिगरेट की आदत की तरह है, लत है वो, उसको छुड़ाए बिना बड़ा मुश्किल है कि ये नया कोई मॉडल आप अपना पाएं। क्योंकि आपको डर लगता है, जैसे मैं कोई मॉडल बताऊंगा आपको डर लगेगा, आपको लगेगा हमारे बगल के कमरे वाला आदमी 10 घंटे पढ़े जा रहा है, हम 5 घंटे से एलिमिनेशन टेक्निक सीख रहे हैं, 10 दिन हो गया, अभी एलिमिनेशन में 2 टेक्निक में हम मास्टरी नहीं कर पाए, आप घबराने लगेंगे। तो जो सीखा उसको भी छोड़ के फिर से क्या करेंगे, आप हिस्ट्री किताब उठाएंगे, पढ़ने लगेंगे, क्योंकि आपको लगेगा अच्छा कुछ किया तो दिन में, संतोष तो मिला, कुछ किया। तो आप गलत मेथड में इतना उसमें समाहित हो गए हैं, एम्बेडेड है इतना, कि आपको उसमें अब संतोष मिलने लगा है। नए मेथड में जाने पे आपको घबराहट होती है कि हमारे ग्रुप में तो कोई ऐसे पढ़ नहीं रहा। आप ये नहीं सोचते कि हमारे ग्रुप में सब फेल भी हो रहे हैं। आप जब इस तरह की बात नहीं करते और आप साइकोलॉजी ऑफ मॉब जो है ना, भीड़ का जो मनोविज्ञान है, कोचिंग का मनोविज्ञान, उसमें ट्रैप्ड है, उसके शिकार है। हिंदी मीडियम की सिंगुलर समस्या है कोचिंग का मनोविज्ञान। जब तक ये बच्चों का नहीं टूटेगा, कोचिंग उनको जो बता रही कैसे पढ़ना है, बनने आए आईएएस, सीख रहे हैं कोचिंग से कैसे आईएएस बनना है, उनके पास अपना कोई मॉडल विजन ही नहीं है, क्लैरिटी ही नहीं है, क्या स्किल डेवलप करनी है, कितना मैं साल में पढ़ पाऊंगा, कितना रिटेन कर पाऊंगा, लिखना कैसे, कुछ नहीं, कोई सवाल ही नहीं उनके दिमाग में। जब कोई सवाल ही नहीं तो कैसे आईएएस बन जाओगे भाई? तुम क्या डेवलप कर रहे हो? कोई ब्लूप्रिंट है तुम्हारे दिमाग में कि हम 1 साल में राइटिंग स्किल में ये डेवलप करेंगे, अंडरस्टैंडिंग में डेवलप करेंगे, निबंध में ये डेवलप करेंगे, हमारा ग्रे एरिया ये है, कमजोर एरिया ये, कुछ आइडेंटिफिकेशन है? अगर कोई आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है तो तुम हवा में ऐसे ही पढ़ाई कर रहे हो। ना तुमको यह पता है कि इस एग्जाम की डिमांड क्या है, इस एग्जाम में कठिनाई क्या है, ना उस कठिनाई को दूर करने के अलग अलग मॉडल्स क्या है, तो कुछ है ही नहीं। फिर क्या है? फिर केवल एक ढर्रे में बाकी लोग भी आए, 10 किताबें खरीदे, विपिन चंद्रा की किताब स्पेक्ट्रम, एनसीईआरटी, ज्योग्राफी की कक्षा 6 से 12 तुमने वही खरीद ली, वो जैसे पढ़ रहे वैसे तुमने पढ़ना शुरू कर दिया। इससे बात नहीं बनेगी। अच्छा, अब आज मुझे ना इस सेशन रोकना पड़ेगा, क्योंकि मेरा आज मैं एक सेशन ले चुका हूं ऑलरेडी। दूसरा ये था, तीसरा सेशन 4 बजे से लाइंड अप है। वो है कुछ बच्चों का जो दंतेवाड़ा जगदलपुर में है उनका, तो इसलिए आज ये सेशन रोक रहा हूं। आज कुछ चर्चा हम लोगों ने की है
अगली बार हम लोग 1 बजे ही दोपहर में फिर मिलेंगे। उस बीच में ये जो सेशन आज हुआ है और एक सेशन इथिक्स का हुआ इससे पहले, वो दोनों मैं अपलोड करवा देता हूं। जो लोग देर से जुड़े वो भी इसको देख सकेंगे। तो YouTube पर अपलोड हो जाएगा, वहां इसको बाकी लोग भी देख सकेंगे। जो और सवाल मैंने बताया कि 2-3 सवाल मैं अपलोड और करवा दूंगा, जैसे इतिहास कांत मान्या का सवाल था, हीगल का मैटर का कॉन्सेप्ट, वो सौम्या खाती का सवाल है, उसको अलग से अपलोड करवा दूंगा। तो अगली बार आप कुछ और कॉन्क्रीट सवालों के साथ आइए, फिर उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। ठीक है, तो आते ही शुरू में याद दिला दीजिएगा। 1 बजे से रहेगा अगले संडे को, तो उसमें मैं कुछ बात कर लूंगा। तुम्हारे 2-3 सवाल पहुंचे थे, याद तो नहीं आ रहा, लेकिन सवाल तुम्हारे मेरे पास पहुंचे थे। मैं बता दे रहा हूं, देखना बताना वही सवाल है क्या। 1 सेकंड रुकना। एक सेकंड। वीकली क्वेश्चन आंसर में अस्मिता नैशर का सवाल है, प्रियंका सिंह का सवाल है, और नागरिक राष्ट्रवाद बनाम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद शांतनु का सवाल है, मान्या का सवाल है, वैभव त्रिपाठी लंबे समय तक आरक्षण का लागू रहना क्या दंड के प्रतिकारात्मक सिद्धांत के समान अवधारणा है जिसमें बदले की भावना से प्रेरित होकर कार्य किया जाता है, यही सवाल है। हृदय परिवर्तन वर्तमान में कितना प्रासंगिक है, क्या रेप की रोकथाम में गांधी का हृदय परिवर्तन एक साधन हो सकता है। ये 2 सवाल यही तुम्हारे। ठीक है, मैं इसको कर दूंगा। इस बार अगर याद दिलाया होता तुमने तो अभी कर लेते, लेकिन अगली बार कर देंगे। कर दूंगा वैभव, ये सवाल भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है।